हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से भाई सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। और हम लोगों ने क्लास 8 तक फिनिश कर लिया है, यानी कि पीसी बैच के अंदर जो 8 क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। आज जो है हमारी 9वीं क्लास रहने वाली है और टॉपिक रहने वाला है वर्किंग विद इंटरनेट पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने उसके बारे में सारा कुछ सीखा था। जल्दी से एक बार क्लास के साथ चेक करेंगे और सारा कुछ ठीक है कि नहीं, यानी कि पीसी बैच के अंदर जो 8 बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। आज जो है हमारी और जल्दी से क्लास को करेंगे स्टार्ट। आ जाओ भाई सभी लोग। राम राम जी सभी को। एसोल्टर, पूजा, देव सिंह, सौर्य, गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से भाई क्लास को एक साथ शेयर कर देंगे सभी के साथ। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर है और करेंगे हम लोग क्लास को स्टार्ट। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इंटर से बेसिक्स चीज़ों को जाना था, समझा था, और उसी के अगले कड़ी में इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और वर्किंग विद इंटरनेट की भी एक और क्लास आएगी, यानी कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं कुछ आज क्लास में कंप्लीट करेंगे और कुछ अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग दूसरी यूनिट पर चल रहे हैं। दूसरी यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, हम लोग तीसरी यूनिट पे हैं, जो कि आज टॉपिक रहेगा वर्किंग विद इंटरनेट। चलो भाई शुरू किया जाए। सब तो यही है सर, किसके साथ शेयर कर रहे हैं? और अच्छा चलो भाई, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं उनको जोड़ लीजिए। बाद में क्यों कहते हैं कि मतलब क्लास दिख नहीं रही है, शो नहीं हो रही है। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम रहेगी, एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज चल रहा है। प्लीज़ आप सभी लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है, ऐसा ना हो कि बीमारी का शिकार हो जाए। चलो भाई बढ़ेंगे। सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। और हम लोग आज करेंगे क्लास नंबर 9। टॉपिक रहने वाला है वर्किंग विद इंटरनेट पार्ट 2। ठीक है, चलिए भाई पिक्चर शुरू की जाए। हाँ भाई, पिक्चर शुरू की जाए। ठीक है, तो हम लोग तीसरी यूनिट पे बात कर रहे हैं और तीसरी यूनिट में हम लोगों ने पहली वाली क्लास में कुछ वेब ब्राउजिंग से संबंधित चीज़ों को सीखा था और आज भी हम लोग इसी के बारे में कुछ आगे सीखेंगे और ई बैंकिंग के बारे में भी जानेंगे। और जो ये वाला सेक्शन है इसकी एक सेपरेट क्लास रहने वाली है। ठीक है, इस वाले टॉपिक की यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है ना, इस वाले ईमेल अकाउंट को मैनेज करने वाला। तो ईमेल की एक अलग से क्लास होगी, सेपरेट क्लास होगी, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से ईमेल को समझेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, चलिए भाई, ऑल क्लियर। आरआरबी जेई CB2 में 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, उसके बारे में कुछ बिल्कुल उसके बारे में करना है आदर्श, बिल्कुल उसके बारे में करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पिछली क्लास में थोड़ा सा रिकैप दे दूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट से जुड़े कुछ टर्म्स और इंटरनेट के बारे में चीज़ों को सीखा था, कैसे इंटरनेट काम करता है। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से या किस किस तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आप में पूछा गया है। तो अगर मैं टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात करूं, तो सबसे पहला आता है हमारा डायल अप कनेक्शन। ये लगभग डायल अप कनेक्शन जो है काफ़ी पहले यूज हुआ करता था, अब इसका काम नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अ डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंप्यूटर एंड ISP सर्वर यूजिंग मॉडम। यानी कि डायल अप कनेक्शन में किसका यूज करते थे? मैंने मॉडम को बेहतरीन तरीके से पिछली क्लास में बताया था कि मॉडम क्या करता है। यानी कि कोई भी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके सिस्टम के साथ मॉडम के थ्रू जुड़ता है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, बात समझिएगा। ठीक है ना, डायल अप कनेक्शन जो है काफ़ी स्लो होता है। टू एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन इन द डायल अप कनेक्शन वी नीड टू डायल अ फोन नंबर। ठीक है, इसमें एक नंबर की जरूरत पड़ती थी, उसके द्वारा ही आपका नेट जो है वो कनेक्ट होता था। सर मैंने कंप्यूटर का बैच जो लिया है उसमें ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी ये क्लासेस? बिल्कुल, ये जो आपने बैच लिया है यूट्यूब पर क्लास लाइव होती है, फ्री होती है,
जैसे ही क्लास फिनिश होती है ये प्राइवेट हो जाती है और उसका रिकॉर्डेड वर्जन एप्लीकेशन में चला जाता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्लास को जल्दी से फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वन, इट रिक्वायर्स अ मॉडम। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती थी? एक डायल अप कनेक्शन को सेटअप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? मॉडम की। विच वर्क्स अ इंटरफेस बिटवीन योर कंप्यूटर एंड टेलीफोन लाइन, यानी कि जो आपके घर तक टेलीफोन लाइन आया करती थी, उसी टेलीफोन लाइन से हम एक डिवाइस कनेक्ट करते थे, मॉडम, और वो मॉडम जो है आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होता था। तो यहाँ से ये इंटरनेट एक्सेस करता था। मॉडम जो क्या करता था, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमें इंटरनेट एक्सेस देता था हमारे कंप्यूटर। इन दिस कनेक्शन वी कैन यूज आइदर इंटरनेट कनेक्शन और टेलीफोन एट अ टाइम। ठीक है, या तो हम नेट भी यूज कर सकते हैं और टेलीफोन फैसिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका डायल अप कनेक्शन। उम्मीद करते हैं बात चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हिंदी वाले भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेंगे। अगर मैं डायल अप कनेक्शन की बात करूं, ठीक है, ये जो आपको देखते हो कि मतलब कि पोल्स के पोल टू पोल आपकी जो टेलीफोन लाइन होती है या अंडरग्राउंड होती है, कोई भी इंटरनेट जो है किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इस टेलीफोन लाइन के थ्रू आप किसको कनेक्ट करते हो? मॉडम को कनेक्ट करते हो, और ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम पर कंप्यूटर एक्सेस दिला देता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेटअप होता है वो होता है डायल अप कनेक्शन। ठीक है, अगला आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगला क्या आता है? दूसरा टाइप है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है? ब्रॉडबैंड रिफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है आपको एक हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा की स्पीड आपको मिलती है। इसमें आपको किसी भी टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन दिस कनेक्शन मोर देन 1 पर्सन कैन एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन साइमल्टेनियसली। एक बार में एक से ज़्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस कनेक्शन में जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट के थ्रू, कोएक्सियल केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, रेडियो या ट्विस्टेड पेयर केबल्स के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। किसमें? ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। ठीक है, चलिए भाई बढ़ेंगे आगे। अब देखो ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस तरीके का होता है कुछ। ठीक है, जो भी आपका इंटरनेट आईएसपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है वो किसके माध्यम से? ये जो होती है कोई ना कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है। ठीक है, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ट्विस्टेड पेयर केबल। और यहाँ होता है आपका एक राउटर। ठीक है, और इसी राउटर से अलग अलग सिस्टम जो है बारी बारी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डीएसएल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी एक तरह का इंटरनेट कनेक्शन है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन जो होती है उसी के थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है। डीएसएल इज ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन दैट इज ऑलवेज ऑन, देयर इज नो नीड टू डायल अ फोन नंबर। देखो डायल अप कनेक्शन अलग था, लेकिन डीएसएल जो है वो एक अलग टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें आपको किसी भी फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टेलीफोन लाइन की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी नेट को कनेक्ट करने के लिए। दैट वन इज क्या? डीएसएल। फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या होगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कोई भी सब्सक्राइबर हो सकता है, और इंटरनेट यानी कि ये जो है वो आपकी आईएसपी है, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये एक सेंट्रल ऑफिस होता है। बात समझ गए हो? यहाँ पर आपका जो नेट कनेक्टिविटी है यहाँ पर बनी रहती है, और यहीं से अलग अलग घरों में कनेक्शन बट जाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यानी कि एक सेंटर बना दिया गया और यहीं से सभी को क्या हुआ? कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन बांट दिया गया। अगला है आपका केबल के थ्रू भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये भी एक ब्रॉडबैंड टाइप का ही इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन केबल मॉडेम के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। फास्ट एक्सेस रहती है इसमें। द स्पीड ऑफ दिस कनेक्शन वेरीज विच आर डिफरेंट अपलोडिंग, डेटा ट्रांसमिशन एंड डाउनलोडिंग। स्पीड वेरी
स्पीड से ही पता चलेगा आप कितना फास्ट डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर पाएंगे। इट यूजेज अ केबल मॉडेम टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑपरेट ओवर केबल टीवी लाइंस। ठीक है, जो केबल टीवी लाइंस होती हैं उसके माध्यम से भी कनेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि नेट कनेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक केबल के माध्यम से नेट को आपके घर तक लाया गया। ठीक है, केबल टीवी आउटलेट, यहाँ पर टेलीविजन में भी नेट चल रहा है, और राउटर यानी कि मॉडम, केबल मॉडम के थ्रू आपने अपने सिस्टम में भी चला लिया। ठीक है, ये एक किसी घर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके के कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगला है आपका सैटेलाइट कनेक्शन, यानी कि ये पहली बात ध्यान रखिए, ये वायरलेस कनेक्शन होता है, इसमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस टाइप कनेक्शन प्रोवाइडेड मेनली इन रूरल एरियाज वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज नॉट येट ऑफर्ड, यानी कि अभी तक वहां पर कोई केबल या ऑप्टिकल फाइबर जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वहां पर जो नेट कनेक्ट किया जाता है वो सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसमें अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूमती रहती है और उसी सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ध्यान रहे, इट इज़ अ वायरलेस कनेक्शन। जैसा कि आपका एक जियो फाइबर भी है, जियो एयर फाइबर। ठीक है, ये भी क्या है, एक ये वायरलेस कनेक्शन है। ये कैसा है, वायरलेस कनेक्शन है। ठीक, चलिए भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। जैसा कि आपको फिगर में भी देख रहे होंगे, ये जो है आपकी क्या है, सैटेलाइट है। ये क्या है, आपकी सैटेलाइट है, और इसी सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग एरियाज में अलग अलग, यहाँ पर देखो, इस सैटेलाइट को कॉन्टेक्ट कौन करेगा, यही सैटेलाइट राउटर, जो कि इसी के साथ सिग्नल को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा और बाकी सिस्टम्स में नेट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। सारी डाउट्स बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले जो कराया जा रहा है प्लीज इसको करिए बहुत ध्यान से। तो हम लोगों ने सारे ही टाइप के जो कनेक्शन हो सकते हैं नेट को कनेक्ट करने के लिए उनको हमने समझा। लास्ट वन दैट इज वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन डज नॉट यूज टेलीफोन, ना तो इनमें कोई भी टेलीफोन लाइन का यूज होता है, ना ही किसी तरीके का केबल का यूज होता है, फिर भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ। वायरलेस कनेक्शन यूजेस कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल करता है, किसके साथ, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो एन ऑलवेज ऑन कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड स्पीड में वेरी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर डिपेंड करता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस समय का जियो एयर फाइबर वायरलेस कनेक्शन के लिए। ठीक है, इतनी बातें सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने किस किस तरीके के टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस को पढ़ा, समझा और जाना। चलिए भाई, देख पा रहे होंगे एक इंटरनेट है जो कि किसी भी आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है और एक मॉडेम के थ्रू वो कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से कोई भी, जैसे आप वाईफाई के साथ जोड़ते हो नेट को, तो क्या अपने फ़ोन को किसी राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट तो करते नहीं हो, वो वायरलेसली कनेक्ट कर लेता है। तो इसमें कौन सी वेव्स यूज करता है, रेडियो वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है। यहां से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि अलग अलग कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहला है आपका TCP/IP। क्या, TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अभी क्या काम करता है, इट इंश्योर्स रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक्ड डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस। मतलब जब भी कभी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे होते हो तो एक वेबसाइट से जब भी आप कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, ये चेक करता है कि सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर में जा रही हैं, एरर फ्री होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डेटा पैकेट्स के माध्यम में, डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के माध्यम में ट्रांसफ़र होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से डेटा जो है वो ट्रेवल होता है। और जब डेटा अलग अलग पैकेट में टूट जाता है, जब भी रिसीवर को दिखता है तो डेटा जो है पूरी इसी तरीके से, सपोज दैट एक इमेज थी,
और इमेज के टुकड़े हो गए, वो ट्रांसफर होने लगी, और फिर जब आपको दिखती है तो इमेज प्रॉपर उसी तरीके से साथ जुड़ी हुई दिखती है। तो टीसीपी आईपी ये चेक करता है कि जब भी आप इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है रिलायबल है, जो आप सर्च करना चाहते हो वही है, ऑर्डर में होनी चाहिए, एरर चेक भी करता है और अपने डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचाने का काम करता है। दैट वन इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा देखिए भाई, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स अ सिमिलर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन मेथड विदाउट गारंटीड डिलीवरी, ऑफन यूज्ड इन स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। स्ट्रीम करते हो लाइव स्ट्रीम या गेमिंग के दौरान पर ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये क्या प्रोवाइड करता है? सिंपलर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। जैसे आप देखते हो जब गेमिंग हो रही होती है तो रियल टाइम के साथ, जब कोई, जैसे मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं आप रिले टाइम पर उसको सुन पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन में कहीं से भी बैरियर हो, मैं अभी बोलूं बाद में आपको सुनाई पड़े, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से स्ट्रीम करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? यूडीपी, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखिएगा ध्यान से। अगला है आपका आईपी। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, इसको मैंने कल भी बताया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स ऑफ डेटा अक्रॉस नेटवर्क। पूरे नेटवर्क पर ये रिस्पॉन्सिबल करता है कि किसी भी एड्रेस पर जो है पैकेट्स के फॉर्म में जो डेटा है वो किस के माध्यम से जाएगा। ये इस बात की सुनिश्चितता करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है क्या सही पैकेट भेजे जा रहे हैं, सही पाथ पे भेजे जा रहे हैं। तो इन सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो करता है कौन? आईपी। ठीक है, आईपी वर्जन 4 की बात करें तो ये 32 बिट होता है। आईपी वर्जन 6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है। ठीक है, अलग अलग दो वर्जन हैं, याद रखिए। क्वेश्चन यानी कि प्रोटोकॉल नंबर 4। प्रोटोकॉल नंबर 4 आपका क्या है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है जरा इसको समझ लीजिए। इस प्रोटोकॉल का यह काम है कि इंटरनेट पर वेब पेज को ट्रांसफर करने का काम करता है कौन? हाइपर टेक्स्ट। इंटरनेट पर जो भी चीजें आप देख पा रहे होते हो इमेजेस के फॉर्म में, ग्राफिकल एरिया जो भी आप देखते हो, जो भी वेब पेज ट्रांसफर होता है वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से संभव हो पाता है। यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। बस इतना ही याद रखिए, वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर हम HTTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, काफी लोग कह रहे हैं सर व्हाइट से लिख दीजिए, चलो व्हाइट से लिख देते हैं। 4 समझ गए। 5वां देखिए, HTTPS। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म में पूछ लेता है कि इस S का क्या मतलब होता है। तो इस S का मतलब सिर्फ क्या होता है? सिक्योर। यानी कि अगर कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है और उसका जो HTTP, ठीक है, जो भी स्कीम है, अगर इसमें S लगा हुआ है तो ये क्या है? यानी कि सिक्योर है, उसको जो बहुत जल्दी इजीली हैक या उससे इंफॉर्मेशन चुराई नहीं जा सकती। An extension of HTTP that uses SSL TLS to encrypt data for insecure communication। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, क्या वो वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है क्या? ऐसा तो नहीं है उस वेबसाइट में एंटर करते ही आपकी इंफॉर्मेशन को चुराया जा रहा हो। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है HTTPS। ठीक है, FTP की अगर हम बात करें तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, सपोर्टिंग बोथ अपलोड एंड डाउनलोड। यानी कि कोई भी फाइल जब आप अपलोड कर रहे होते हो या फिर कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे होते हो तो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात समझ, इतना बताओ जल्दी क्लियर है सभी को? इतना बताओ जल्दी, सभी को क्लियर है कि नहीं है?
जल्दी बोलो भाई। एक लोग पूछ रहे हैं कि सर ये SSL और TLS क्या है। देखो भाई, SSL और TLS को भी जान लो जरा। देखो SSL की अगर हम बात करें तो SSL का मतलब क्या होता है, सिक्योर, लिख लेना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है ना। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग में जब भी डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है तो ये अलग अलग लेयर्स में काम करता है। वहीं अगर मैं TLS की बात करूं, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली वाली क्लास में उसका थोड़ा सा ब्रीफ वर्जन लेंगे, ठीक है, कि किन किन लेयर्स के माध्यम से डेटा जो है वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो ऐसे बोले तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर, और TLS बोले तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इन दोनों लेयर्स में इसकी जिम्मेदारी रहती है कि अगर आप इनसे डेटा को यूज कर रहे हो तो बड़ा इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाता है, किसके लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आकाश साहा, नो सर, क्या नहीं समझ आया भाई। प्रियंका कुमारी, जल्दी बताओ क्या नहीं समझ में आया। नो सर, नो सर क्यों लिख रहे हो भाई। ऐप पर लास्ट क्लास की PDF ओपन नहीं हो रही, बिल्कुल मैं इसको जरा दिखवा लूंगा। ये प्रॉब्लम जो है वो दोपहर से आ रही थी, ठीक है। SSL और TLS दोनों समझ गए होगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं, दैट वन इज SFTP। SFTP बोले तो SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अ सिक्योर वर्जन ऑफ FTP। एक FTP का ये सिक्योर वर्जन होता है, ठीक है, दैट यूजेज SSH टू इनक्रिप्ट द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, ठीक है। एक ये तरीके का प्रोटोकॉल है जहां पर फाइल्स का ट्रांसफर जो होता है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है। आई बात समझ में। TCP मॉडल एंड OSI मॉडल, बिल्कुल इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, परेशान ना होइए, सारी कुछ चीजें क्लियर कराई जाएंगी। अगला आपका आता है डोमेन नेम सिस्टम। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस इनेबलिंग ब्राउजर्स टू लोड इंटरनेट रिसोर्सेस। ये क्या काम करता है, जो भी आपके डोमेन नेम्स होते हैं उनको किसमें कन्वर्ट करता है, ये IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में चेंज करने का काम करता है। कौन, DNS, ठीक है। चलिए भाई, DNS को इन्वेंट कब किसने किया था, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। पॉल मॉकपेट्रिस इन 1983। DNS का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्लास प्रोटोकॉल नंबर 9 है DHCP। DHCP जल्दी से बताओ क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, इट ऑटोमेटिकली असाइंस IP एड्रेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, मैंने कल भी बताया था, नेटवर्क पर अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है उसका अपना IP एड्रेस होता है, ठीक है। चीजों को लोकेट करने के लिए, उनको ट्रांसफर करने के लिए किस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। तो DHCP क्या करता है, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी। याद रखिएगा कौन सा, DHCP। आप लोग पूछ रहे हो SSH क्या है, SSH क्या है, चलो मैं पिछली स्लाइड पे बता दूं, यहाँ पर यूज हुआ था क्या, हाँ SSH बोले तो ये सिंपल होता है सिक्योर शेल। क्या होता है, सिक्योर शेल, ठीक है। यानी कि जो फाइल ट्रांसफर हो रही है तो वो एक एनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रांसफर होती है ताकि डेटा को लीक ना किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रोटोकॉल नंबर 10, TLS या SSL।
TLS बोले तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर, या तो इसको बोलते हैं सिक्योर सेल भी बोलते हैं, सिक्योर सेल भी बोला जाता है, उसको सिक्योर सॉकेट्स लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? प्रोटोकॉल फॉर इनक्रिप्टिंग डेटा सेंट ओवर अ नेटवर्क टू सिक्योर कम्युनिकेशन। अच्छा, इनक्रिप्टिंग से मतलब समझते हो? इनक्रिप्टिंग से मतलब समझते हो, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो ये रहे आप और आपका वो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है आप व्हाट्सएप के थ्रू, ये है व्हाट्सएप, ये है व्हाट्सएप, आपने मैसेज में लिखा 1 2 3 4, मान लो एक टेक्स्ट लिखा, तो जब ये व्हाट्सएप के सर्वर पर पहुंचेगा तो ये डेटा को क्या कर देगा? इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट बोले तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख देगा 2 4 A/1 5, यानी कि जो आपको देख के समझ में ना आए, लेकिन ये जैसे ही जिसको आप भेज रहे थे जिसके पास पहुंचेगा, ये तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जब यहां से डेटा व्हाट्सएप के सर्वर पर आया तो ये इनक्रिप्ट हो गया, ठीक, और जब व्हाट्सएप के सर्वर से किसी दूसरे के पास गया तो ये क्या होगा? डिक्रिप्ट हो गया। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल, हिडन फॉर्मेट एक ऐसा तरीका होता है, कोडेड फॉर्म में कुछ भी लिख दिया जाता है उसको, तो दैट वन इज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल, चाहे TLS बोलो या SSL बोलो, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल से जो हैं वो नेटवर्क पर डेटा को इनक्रिप्ट करने में हेल्प करते हैं। SSH सिक्योर सेल हो गया आपका, ठीक है, अ प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरली एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्वर्स ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। बात आई समझ में? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, इसको सिक्योर सेल नहीं बोलते हैं, SSL होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, सिक्योर सेल आपका दूसरा ही होता है, सिक्योर सेल होता है आपका SSH होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? सिक्योरली एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्वर्स ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क ऐसा है जो अनसिक्योर है, ठीक है, हो सकता है वहां पर डेटा लीकेज की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ताकि डेटा को सिक्योरली एक्सेस किया जा सके। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे देखिए, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क डिवाइसेस। किसी भी नेटवर्क डिवाइस को मैनेज या उसको मॉनिटर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। टेलनेट काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए टेलनेट विद रिमोट डिवाइसेस। मैंने एक वर्ड बताया था रिमोट, तुरंत टेलनेट, बट नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई, BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू अगर आप इंटरनेट पर कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बॉर्डर गेटवे। नाम से ही क्लियर है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर है, ये नेटवर्क एक इधर है, ये नेटवर्क दूसरा उधर है, तो इन दोनों के थ्रू आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ोगे किससे? इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ के बीच में जो फाइल्स का, इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होगा, किस माध्यम से हो पाएगा? BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ICMP की बात कर लेते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये यूज्ड फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स एंड एरर रिपोर्टिंग कॉमनली सीन इन द पिंग कमांड। मतलब किसी भी नेटवर्क पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको ये ढूंढने में काम करता है, उसको पता लगाने में काम करता है कि कहाँ पर एरर आ रही है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, इसलिए यूज होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो थे वो हम लोगों ने यहां पर क्लियर किए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे सेगमेंट की ओर, दैट वन इज, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्च इंजन के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में और वेब ब्राउजर के बारे में। वेब
ब्राउजर के बारे में, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आएगा मैं वहां पर आपको बताता चलूंगा। सर लास्ट क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि आपको जो क्लास में जो पीडीएफ पड़ी है उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, वो जल्दी ही ठीक करा दिया जाएगा, ठीक है। नवीन राणा कह रहे हैं कुछ नहीं क्लियर हुआ, रटना पड़ रहा है। देखो भाई प्रोटोकॉल्स जो हैं, अब इसमें कोई ऐसी टेक्निक तो है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बात समझ रहे हो। जो अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं तो उनको आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चीजें बार बार रिवाइज करोगे, वेटिसेस आपको क्लियर होती चलेंगी। सर आप थोड़ा ज्यादा ही करा रहे हो, इतना तो एग्जाम में आता ही नहीं है सॉल्टर। चलो भाई देखते हैं कौन ज्यादा करा रहा है कौन कम करा रहा है, आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि सर्च इंजन क्या होता है, तो एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर वेबसाइट के थ्रू, वेब पेजेस पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले किया जा सके, दैट वन इज सर्च इंजन। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस ऑफ अ वेब पेजेस फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब चीजें आपके सामने टेक्स्ट फॉर्म में ना लिख के लाऊं तो भी आपको दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीजें पहले से इसलिए लिख ली जाती है ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो, आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। बाकी मैं एक्सप्लेन तो करके चल ही रहा हूं, ठीक है। तो सर्च इंजन आपका क्या होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी डेटा सर्वर पर, किसी भी डेटा सर्वर पर जो भी आपने ढूंढने की कोशिश की है, जो भी आपने सर्च करने की कोशिश की है, तो कोई भी ये उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग उस डेटा सर्वर में खोजने का काम करता है कौन, सर्च इंजन। तो इट सर्चेस फॉर वेबसाइट बेस्ड ऑन कीवर्ड, किसी भी वेबसाइट पर जो भी आपने कीवर्ड डाला, सपोज दैट आपने डाला कि परमार एसएससी जीके वीडियोस, तो इन कीवर्ड्स के थ्रू जो भी डेटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है इससे रिलेटेड, वो आपको सर्च इंजन सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। चलो भाई लिस्ट ऑफ सर्च इंजन की बात करें। देखो अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना कि इनमें से जो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ली है। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे, विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन, जल्दी से कमेंट में बताओ पहला सर्च इंजन कौन सा था, पहला सर्च इंजन कौन सा था। देखो भाई अगर मैं याहू की बात करूं ये सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा हो गया, हॉटवॉट हो गया, वेब क्लोरर हो गया, एक्साइट, लाइकोज, मैगेलन, गूगल, बिंग, इन्फोसीक, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सर्च इंजन के। तो आपके एग्जाम्स में कुछ भी, अब ये टर्म्स तो हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, अब इसमें कोई ट्रिक तो नहीं बताई जा सकती, बात समझ रहे हो। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, अगर आपको ये वर्ड यहाँ होंगे तो आप उसको टिक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सर्च इंजन है। बिल्कुल नवीन राणा ने बताया, पूजा ने बताया सही, विकास पाल ने बताया, जय श्री राम। आर्की जो है ARCHI, ये आपका पहला सर्च इंजन है जो कब आया था, 1990 में, 1990 में। और इसको किसने बना के तैयार किया था, इसको बना के तैयार किया था एलन एम टेप ने, ठीक है। एलन एम टेप ने इसको बना के तैयार किया था। आर्की इज वन ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन, ठीक है। लिस्ट ऑफ सर्च इंजन में अगला देखो डक डक गो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइडू हो गया, यांडेक्स हो गया, ask.com हो गया, इंटरनेट आर्काइव हो गया, ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं। देखो ये पूछ लिए जाते हैं, डक डक गो पूछ लिया जाता है, यांडेक्स भी पूछा गया है, ask.com भी पूछा गया है, और वहीं गूगल तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और बिंज हो गया, और आपका याहू हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट, अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत का पहला प्राइवेट सर्च इंजन कौन है, ठीक है, तो कौन है, क्यू मामू, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का दिखता है, भारत का पहला कौन,
प्राइवेट सर्च इंजन। ठीक है, चलो भाई, कैसे क्या काम करता है। दिस इजी टू यूज एंड फास्ट रनिंग नेटिव गूगल हैज बीन नेम्ड QMAMO विच अलाउज यूजर्स टू एक्सेस डिफरेंट फीचर्स लाइक वेब पेजेस। जो भी आप सर्च इंजन पर सर्च करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। दिस सर्च इंजन इज द फर्स्ट सर्च इंजन मेड इन इंडिया। ठीक है, मेड इन इंडिया है, इसीलिए आपसे पूछा गया है। विच कैन बी रन ऑन एनी डिवाइस एंड एनी ब्राउजर। ठीक है, चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट्स की, कि वेबसाइट एक्चुअली क्या होती हैं, और यहां से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। वेबसाइट क्या होती हैं, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है जरिए देखिएगा। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यही पूछा गया है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस and related content that is identified by a common domain name and published on the latest one web server। जो आपका कलेक्शन होता है वेबसाइट में, एक्चुअली क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस को एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो आपकी वो क्या बन गई, वेबसाइट बन गई। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही कहलाता है वेबसाइट, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट की बात करूं, उसके लिए वेब होस्ट चाहिए होगा, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होना चाहिए, उसका एक, जब कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो उसका एक अपना होम पेज होता है, उसकी अपनी डिज़ाइन होती है, उसका अपना उसमें कंटेंट होता है, और उसका अलग अलग तरीके का नेविगेशन स्ट्रक्चर है। यानी कि किसी वेबसाइट में देखोगे आपका जो नेविगेशन होता है, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे, किसी तीसरे चौथे पांचवें, जो भी उसमें फंक्शंस हैं, यानी कि जो भी उसमें मेन्यूज हैं, अलग अलग तरीके से आप नेविगेट करते हो अलग अलग साइट में। तो कुछ इस तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट के। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की बात करूं, एक हो गया आपका स्टैटिक, दूसरा हो गया आपका डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर व्हिच आर प्री-बिल्ट सोर्स कोड फाइल्स built यूजिंग सिंपल लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो कहलाती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी कि उनमें जो वेब पेजेस होते हैं, दीज आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर विच आर प्री-बिल्ट सोर्सेस कोड, यानी कि एक बार उस सोर्स को, एक बार डेटा कोड को मिला के उस साइट को बना दिया गया, कभी वो चेंज नहीं होती है, जैसी पहली बार में बना दी गई उसी तरीके से बनी हुई, आप जब भी खोल के देखो उसी तरीके की वेबसाइट मिलती रहती है। दैट वन इज स्टैटिक। लेकिन वहीं डायनेमिक में क्या होता है, दूसरा टाइप जो है वो आपका क्या है, डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो समय समय पर अपडेट होती रहती है, उसके कोड में चेंज होता रहता है, उसके कोड में चेंज होने से उसका वेबसाइट का प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके ग्राफिक्स, उसका नेविगेट करने का तरीका, सारा कुछ बदलता रहता है। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें चेंज होता रहे, अपडेट हो रहा है, दैट वन इज डायनेमिक। देखिए जरा, इन डायनेमिक वेबसाइट वेब पेजेस आर रिटन बाय द सर्वर इन प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम, मींस दे आर नॉट प्री बिल्ट वेब पेजेस बट दे आर बिल्ट ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डिमांड विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड। यानी कि जैसी जैसी यूजर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस, उसकी स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया जाता है, ताकि साइट्स जो हैं वो कैसी लगें, डायनेमिक लगें। ठीक है, चलो भाई, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट वन इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीजों को सबको देखेंगे। वेब ब्राउजर बेसिकली है क्या? वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू अ क्लाइंट। यानी कि किसी भी वेबसाइट को अगर आपको ढूंढना है, सर्च करना है, तो आपको एक ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो इस वेबसाइट को अपने अंदर रन कर पाए, प्ले कर पाए, जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो, जो वो देख पाए, क्लाइंट तक पहुंच पाए। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वेब ब्राउजर की। नाम से क्लियर है, ब्राउज करना, चीजों को ढूंढना, सर्च करना। दैट वन इज अ software application that provide functionality to a client display and interact with text, images and other information located on a web server on the world wide web। या तो किसी वेब सर्वर पर या www पर जो भी वेबसाइट एड ऑन है उस पर अगर कोई भी आप सर्च करना चाहोगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर के बिना आप चीजों को सर्च नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ बात? चलो भाई, अगर मैं पहले वेब ब्राउजर की बात करूं,
फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात करूं, देखो क्या था www। अब इसको देखो उससे रिलेट मत करना। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक ब्राउजर था जो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम कर दिया गया था नेक्सस। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था नेक्सस, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां पर चीजों को अलग अलग वेबसाइट को जमा किया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसका फिर नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, नेक्सस, ताकि ये सर्च करने में दिक्कत ना हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक पहला वेब ब्राउजर था। वहीं अगर मैं दूसरा बात करूं, मोज़ेक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज मोज़ेक। तो मोज़ेक आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। कब लॉन्च हुआ था, 1993 में। ये पहला मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर रहा था, क्या, मोज़ेक। बेस्ट, मोस्ट सिक्योर, मोजिला एंड सफारी। ठीक है, अभी सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ये सब के सब क्या है, वेब ब्राउजर ही तो हैं। देखिए भाई, लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूं, आपका मोज़ेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, लिनक्स हो गया। ठीक है, लिंक्स जो है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में चीजों को शो करता है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं। देखो भाई, गूगल अलग चीज है और क्रोम जो है वो अलग चीज है। गूगल जो है वो क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, बल्कि क्रोम क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको चीजें बता दी हैं। वहीं आपका सफारी हो गया, ठीक है, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है। ओपेरा हो गया, सी मंकी हो गया, मैक्साथन, विवाल्डी, टॉर, डोबल, ब्रेव जो है वेब ब्राउजर क्या है, मोस्टली सिक्योर। ठीक है, और ये क्या करती है, ये ब्रेव क्या करता है, ऑटोमेटिकली साइट्स पर एड्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, आपको इसमें कोई भी जरूरत नहीं करनी, यानी कि अगर आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हो, जितने गूगल क्रोम पर जो एड्स आते हैं, तो उसके अलावा ब्रेव पर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उनको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। यूसी ब्राउजर हो गया, अमाया हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं। बात आ गई समझ में। तो इस लिस्ट को भाई ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका एक जरूर यहां से इस टाइप का मिल सकता है कि इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन दिस बैच, अरे भाई एप्लीकेशन पे जाओ, पीसी बैच में एनरोल हो जाओ, ज्वाइन हो जाओगे। आई बात समझ में। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर, हालांकि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर मैं ब्राउजर की बात करूं, तो ब्राउजर जो है बेसिकली यूज किया जाता है कि इंटरनेट पर, ताकि इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ पाओ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके। लेकिन सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन जो है जिस कीवर्ड के थ्रू आप किसी इंफॉर्मेशन पर पहुंचना चाहते हो, तो उस डेटा सर्वर पर सर्च इंजन उस पर खोजने का काम करता है। सर्च इंजन यूज टू पॉइंट द राइट डायरेक्शन ऑफ अ वेबसाइट दैट रिलेट्स द वर्ड टाइप्ड, मतलब जो टाइप वेबसाइट पर, वेब ब्राउजर पर जो भी आपने टाइप किया, तो उस कीवर्ड के माध्यम से जितनी तमाम सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, तो उन वेबसाइट्स पर सर्च इंजन उसमें से उस कीवर्ड से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढने का काम करता है। वहीं ब्राउजर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से चीजों को आप ढूंढ पाते हो। ब्राउजर हैज टू बी यूज्ड गेट टू अ सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल टाइपिंग इन www.google.com which will they take you to the Google page। अगर आपने ब्राउजर में अगर आपने डाल दिया google.com, तो आपको ये उसी के पेज पर ये रन करा के दिखा देगा। इज विकिपीडिया इज ए सर्च इंजन, विकिपीडिया को आप सर्च इंजन नहीं कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर तमाम तरीके के इंफॉर्मेशन को डाला गया है और वहां से आप आसानी से उसमें एक्सेस कर पाते हो। चलो भाई हिंदी वाले यहां से देख लेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन आपका मोस्टली पूछा गया है, इस वाले सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन
जरूर मिलते हैं आपसे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गूगल का क्रोम ब्राउजर है उसके बारे में, उससे संबंधित शॉर्टकट्स के बारे में। बहुत तरीके के शॉर्टकट जो है वो इससे पूछे गए हैं। तो यहां से आपको अब हो जाना है सावधान। क्या हो जाना है? सावधान, और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछने वाला पार्ट है वो मोस्टली यहाँ से शुरू है। ठीक है, अब ये मत पूछना अभी तक पढ़ा रहे थे तो वो नहीं है, वो भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक ये स्क्रीन है गूगल क्रोम के होम पेज की। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहां से जो इस तरीके से ओपन होती है, इसको आप टैब बोलते हो। क्या बोलते हो? टैब बोलते हो। इस प्लस साइन पर क्लिक करने से टैब ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये जो होम का सिंबल बना हुआ है यही आपको होम पेज पर ले जाने का काम करता है। ये आपकी जो है ये क्या है? ये सर्च बार है। यहीं पर आप किसी भी कीवर्ड को डाल के पर्टिकुलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। ये जो स्टार मार्क का सिंबल है ये दिखाता है बुक मार्क, यानी कि आप डेली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को डेली विजिट करते हो, तो डेली डालोगे www.this.com, तो उससे बढ़िया है आप उस वेबसाइट को, जैसे होता नहीं कि फेवरेट में कोई नंबर ऐड हो जाता है, या फेवरेट्स में जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हो तो फेवरेट में आप एक कॉन्टेक्ट को ऐड कर लेते हो, तो उसी तरीके से ब्राउजर पर भी आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लोगे, यानी कि वो ऐड हो जाएगी और वहां से आप उसको सिंगल क्लिक में आप उस पर ढूंढ पाओगे। ठीक है, अगर मैं इसके अभी सारे शॉर्टकट्स की भी बात करेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पर आपका ये 3 डॉट देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, यानी कि इस पर क्लिक करने से आपका जो मेन्यू बार है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जो है वो सर्च दिखा रहा होगा, सर्च फॉर गूगल और टाइप URL, यानी कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो URL होता है, यहाँ पर टाइप करके आप आसानी से इसमें देख सकते हो। चीजें आ गई होंगी समझ में। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन होती है आपकी किसी भी क्या गूगल के द्वारा जो ब्राउजर दिया गया है क्रोम, उसकी ये स्क्रीन है। हाँ, किसी भी एड्रेस को अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसको आप क्या करोगे? बुक मार्क करोगे। इसका क्या शॉर्टकट होता है अभी मैं बताऊंगा, सारे शॉर्टकट बताएंगे जब हम शॉर्टकट वाले सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए चलो, अब अगला ही सेक्शन है हमारा शॉर्टकट कीज। अगला सेक्शन ही है हमारा शॉर्टकट कीज। ध्यान देना, आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भाई, सबसे पहला है आपका ओपन योर होम पेज। अगर आप अपने होम पेज को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या शॉर्टकट होना चाहिए, नोट करते चलना भाई। अगर आप साइट में बीच में कहीं पर हो और आप अपने होम पेज पर आना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ आपको होम बटन प्रेस करनी पड़ेगी, जो कीबोर्ड में आपको मिली रहती है। बीच टैब में कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आपको अपने होम पेज पर आना है तो किसका यूज करोगे? ऑल्ट प्लस होम का। वहीं दूसरा, डिस्प्ले द करंट वेबसाइट इन फुल स्क्रीन मोड। सपोज दैट आप किसी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हो और आप उस स्क्रीन को पूरे फुल मोड में ले जाना चाहते हो, तो दैट वन इज कॉल्ड फुल स्क्रीन मोड, और वो किससे आएगा? F11 से आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो, ये स्क्रीन है किसकी? वेब ब्राउजर है क्रोम। ठीक है, अगर मैं देखो F11 प्रेस करूंगा, देखो क्या फर्क पड़ेगा, देखो फुल स्क्रीन हो गई कि नहीं हो गई। अब ये मैं वापस आना है तो फिर से मैं F11 प्रेस कर दूंगा तो ये यहां पर वापस आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर काम कर रहे हो, फुल स्क्रीन चाहते हो, तो क्या प्रेस करोगे? F11 प्रेस करो। आगे आएंगे, कह रहा स्टॉप लोडिंग द पेज और अ डाउनलोड फ्रॉम लोडिंग। अगर आप कोई भी पेज डाउनलोड कर रहे हो, उसको आपको कैंसिल करना है, रोकना है, तो आपको एक बटन प्रेस करनी होगी एस्केप नाम की। किसके नाम की? एस्केप, ESC जो बटन होती है कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट में टॉप पर जो बटन होती है, दैट वन इज ESC। फिर कह रहा है कि जूम इन और आउट ऑफ द पेज। जो भी पेज आपका खुला हुआ है उस पर आप जूम करना चाहते हो
तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस सिंबल दबा रहे हो तो जूम हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये जूम को इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। बात आ गई समझ में। पेज को इंक्रीज करना यानी कि बड़ा दिखाना है तो कंट्रोल के साथ नम लॉक में जो प्लस वाला सिंबल होता है उसको प्रेस करिए, अगर वहीं डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ ये माइनस डिक्रीज कर दीजिए। फिर अगला है मूव्स टू द करस्पॉन्डिंग टैब, इंपॉर्टेंट है, मूव्स टू द करस्पॉन्डिंग टैब। क्या करोगे भाई, सपोज दैट आपने क्या किया था कि होम पेज पर आपने कई सारी टैब को ओपन करके रखा हुआ है, ये टैब नंबर 1 है, टैब नंबर 2 है, टैब नंबर 3 है, टैब नंबर 4 है, टैब नंबर 5 है। अगर आप मूव करना चाहते हो टू द करस्पॉन्डिंग टैब तो आप क्या करोगे, अगर आपने कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया तो यानी कि जो पहला टैब है आप उस पर चले जाओगे, अगर आपने कंट्रोल के साथ 2 प्रेस किया तो दूसरे टैब पर चले जाओगे, कंट्रोल के साथ 3 प्रेस किया तो तीसरी टैब पर चले जाओगे। तो अगर आपने कई सारी तमाम टैब्स खोल रखी हैं तो आप इस शॉर्टकट के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो अप टू 8 तक, ठीक है, कंट्रोल प्लस 1 to 8। याद रहेगा कि नहीं। सेकेंड टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस 2 दबा दो, सीधी सी बात। स्विच टू द लास्ट टैब, अगर आपके वेब ब्राउजर पर सपोज 15 से 20 टैब खुली हुई हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे, अगर आप स्विच टू लास्ट टैब करना है तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करना है। तो अब आप ये मत कहना कि 9वीं टैब पर आ जाओगे, ये सीधा सीधा आपको कहां पर ले जाएगा, आखिरी टैब पर ले जाएगा। किसको प्रेस करने से, कंट्रोल प्लस 9 को प्रेस करने से। इतनी बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डेटा विंडो टू क्विकली क्लियर प्राइवेट डेटा। अब आपने क्या किया है कि अपने जो भी आपने सर्च किया था किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर, अब चाहते हो कि जो भी आपने ब्राउज किया वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट यूज करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल करोगे। चलो भाई अगले शॉर्टकट पर चलते हैं। फिर कह रहा है कि सिलेक्ट एवरीथिंग ऑन अ पेज, पूरे के पूरे पेज पर अगर आपको बहुत कुछ सिलेक्ट करना है तो उसके साथ आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ए। ठीक, वेब पेज पर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस टैब, मैं वहां भी पहुंच रहा हूं, मैं वहां भी पहुंचूंगा देव सिंह, परेशान नहीं हो। फिर कह रहा है कि ऐड अ बुकमार्क फॉर द पेज करंटली ओपन्ड, जो भी पेज करंट में ओपन है उसका बुकमार्क करना है। तो बुकमार्क के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। अब वहीं पर जितने भी पेज खुले हैं, जितने भी टैब खुली हैं, सभी का अगर बुकमार्क करना है, ठीक है, तो आप लिखोगे बुकमार्क ऑल पेजेस। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, याद रखिएगा। यानी कि सारे के सारे पेजेस को अगर आप बुकमार्क एक बार में करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डी प्रेस करोगे तो सारे ही पेज जो है वो बुकमार्क हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको सिंगल ए पेज बुकमार्क करना है तो कंट्रोल प्लस डी करोगे। अगला देखिए, कह रहा है ओपन द फाइंड वार टू सर्च टेक्स्ट। अगर आपको फाइंड वार ओपन करना है तो सिंपली क्या प्रेस करोगे, F6, क्या प्रेस करोगे, F6 या फिर कंट्रोल प्लस F प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस F प्रेस करोगे या फिर F6 प्रेस करोगे, ठीक है। चलो भाई, ओपन ब्राउजर हिस्ट्री, अगर ब्राउजर की अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो कंट्रोल प्लस H प्रेस करोगे। डिस्प्ले द डाउनलोड विंडो, अगर आपको डाउनलोड विंडो दिखानी है तो कंट्रोल प्लस J। ध्यान रखना डाउनलोड के लिए D मत लगा देना, कंट्रोल प्लस D जो होता है वो बुकमार्क के लिए होता है भाई, कंट्रोल प्लस J जो होता है वो डाउनलोड के लिए होता है।
ओपन न्यू ब्राउजर विंडो, अगर आपको नई ब्राउजर विंडो खोलनी है तो सिंपल कंट्रोल प्लस एन पे चले जाओगे। फिर कह रहा है ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो टैब, यानी कि प्राइवेट मोड पर अगर आपको ब्राउजिंग करनी है तो उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड, यानी कि उसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह रिकॉर्ड नहीं होती है, तो ऐसी टैब जो है वो इनकॉग्निटो टैब होती है। इसको आप खोलोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से। मैं आपको दिखा दूं इनकॉग्निटो टैब कैसी होती है। मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये देखो, ये जो मोड आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, इनकॉग्निटो मोड है किसी भी वेब ब्राउजर का। आ रही बात समझ में? तो ओपन इन न्यू ब्राउजर विंडो कंट्रोल प्लस एन करेंगे। अगर आपको प्राइवेट मोड पर जाना है यानी कि इनकॉग्निटो मोड खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे। ठीक बात। चलिए भाई, करंट प्रिंट करना है करंट पेज को, तो प्रिंट के लिए सभी लोग जानते हो कंट्रोल प्लस पी इस्तेमाल करोगे। कह रहा रिफ्रेश द करंट पेज और फ्रेंड, अगर रिफ्रेश करना है तो F5, या फिर रिफ्रेश के साथ साथ रीलोड भी होता है। क्या होता है? रीलोड। तो फिर कंट्रोल प्लस आर भी कर देंगे। रीलोड के लिए कंट्रोल प्लस आर, यानी कि रिफ्रेश रीलोड एक ही बात है। रिफ्रेश के लिए आप क्या करोगे? F5 प्रेस करोगे। अगर आपसे ऑप्शन में दे दे हार्ड रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश यानी कि कंट्रोल के साथ F5। ठीक, याद रहे इतना। इसका इंटरनल कौन कौन करता है, इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है, बताओ भाई जल्दी सभी लोग। इनकॉग्निटो टैब का इस्तेमाल कौन कौन करता है? अगले शॉर्टकट पर जाने कह रहा है ओपन द सेव एज विंडो, ओपन द सेव एज विंडो टू सेव द करंट पेज। आप जो भी पेज ओपन किए हुए हो, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो, अब जब आप सेव करोगे तो ये किस फॉर्म में सेव होगा? ये HTML पेज में सेव होगा, पहली बात। ठीक है, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, सिंपली ओपन्स अ न्यू टैब, नई टैब खोलनी है, टैब खोलनी है ना कि विंडो। अगर विंडो खोलनी होती वेब ब्राउजर की नहीं तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते, लेकिन यहां पर न्यू टैब खोलनी है तो टैब के लिए क्या करना है? कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है। आई बात समझ में? चलिए भाई, दिस कॉम्बिनेशन रीओपन्स द लास्ट टैब क्लोज्ड, यानी कि सपोज दैट आप किसी टैब पर काम कर रहे थे और उस टैब पर क्रॉस का निशान आता है, इस पर आपसे धोखे से क्रॉस दब गया, ये टैब हो गई डिलीट। अब आप चाहते हो यही टैब जो है वो वापस आ जाए, वापस आने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? सिंपल सा ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट टी के साथ मैं आपको करके दिखाऊं। देखो ये टैब खुली है, मैंने इसको क्या किया? बंद कर दिया। मैं चाहता हूं ये टैब वापस आ जाए, मैंने क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट टी कर दिया। सॉरी, सपोज दैट मैं कुछ सर्च कर लूं इस पर, जैसे कुछ सर्च किया, ये डिलीट हुई, मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी किया, देखो ये वापस आ गई। बात आई समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर पाओगे। ठीक है ना? तो अगर आपसे धोखे से कोई टैब अगर डिलीट हो जाए तो परेशान नहीं होना है, क्या प्रेस कर देना है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी प्रेस करनी है। सर परमार एसएससी कंप्यूटर की बुक कब आएगी? बिल्कुल भाई, इस पर भी विचार किया जा रहा है और इस चीज को भी जल्दी से आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए भाई, लिखा हुआ क्लोजेस द करंट टैब, इंपॉर्टेंट है। अगर करंट टैब को अगर आपको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे। अगर प्रेस कंट्रोल के साथ डब्ल्यू अगर आप प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर टैब जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। फिर कह रहा है क्लोजेस द करंटली सेलेक्टेड विंडो, जो भी एक पूरी की पूरी विंडो है अगर आपको उसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी विंडो ही है बंद हो जाए। विंडो का बंद होना, पर्टिकुलर टैब का बंद होना, दोनों में फर्क है। टैब को बंद करोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ, सारी की सारी विंडो को ही बंद कर देना कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू। अब देखो, मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब गोइंग टू द राइट। किसी ने अभी चिल्ला रहे थे को आप लोग कोई
कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है ना। तो वही है, मूव्स थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब्स गोइंग टू द राइट, यानी कि आपकी बहुत सारी टैब जो है यहाँ पर खुली हुई हैं, 1 2 3 ऐसे करके। आप चाहते हो इस टैब से इस पर आ जाओ, फिर इस टैब से इस पर आ जाओ, इस टैब से इस पर आ जाओ। तो टैब के बीच में मूवमेंट यानी कि मूव करने के लिए आप किसका सहारा लेते हो? अगर आपको राइट जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब का इस्तेमाल करोगे। इसी का दूसरा शॉर्टकट भी होता है, इसका दूसरा शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन होती है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाओगे तब भी आप राइट में जाओगे, कंट्रोल के साथ टैब दबा रहे हो तब भी आप राइट में जाओगे। फिर वहीं इसी का अपोजिट है, अगर आप लेफ्ट में आना चाहते हो यानी कि पीछे आना चाहते हो, आप पर्टिकुलर 3 नंबर की टैब पर हो, आप 3 नंबर से 2 पर आना चाहते हो, तो इसके लिए आप सिंपली प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। मैं आपको करके दिखाऊं, देखो, इसको बंद करते हैं, मैं एक टैब और खोलता हूं, ठीक है, मैंने एक टैब और खोल ली, ठीक। आपको देख रहे हो स्क्रीन पर ये कई सारी टैब खुल गई। मैं यहां पर हूं, मैंने कंट्रोल के साथ टैब दबाया, देखो मैं अगले टैब पर, अगले टैब पर, अगले टैब पर, और मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाऊंगा, देखो मैं यहां पर हूं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, देखो आगे आगे आगे, कंट्रोल के साथ पेज अप दबाया तो ये पीछे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाया तो भी पीछे जा रहा है। याद रखिएगा, ठीक है ना, इन सारी चीजों को याद रखिएगा आप। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब, मूव टू ईच ऑफ द शिफ्ट टैब हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा? दूसरा शॉर्टकट इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप। रैबिट सारे वो मैंने सडनली ऐसे ही खोल दिया, ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए। आई बात समझ में? तो टैब के बीच में अगर आपको मूवमेंट करना है तो आप इसकी मदद से मूव कर पाओगे, कंट्रोल प्लस टैब या कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टैब, लेफ्ट में या फिर राइट में। दूसरा कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल पेज अप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, कुछ और शॉर्टकट भी हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। कुछ और शॉर्टकट भी हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, देखो भाई, कुछ और शॉर्टकट होते हैं, जैसे आपको टास्क मैनेजर खोलना है, जैसे आपको टास्क मैनेजर खोलना है, टास्क मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ आप एस्केप दबाओगे, यानी कि ये टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कौन कौन सी टैब क्या क्या आपने खोल रखा है। तो शिफ्ट के साथ एस्केप प्रेस करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सिंगल बुकमार्क के लिए कंट्रोल प्लस डी होता है, ऑल टैब को बुकमार्क करने के लिए क्या होता है? ऑल टैब को अगर आपको बुकमार्क करना है तो होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डी होता है, ठीक है ना। डिलीट ब्राउजिंग डेटा मैंने आपको बता ही दिया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो इतने कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो थे वो आपने देखे। अब हम लोग आएंगे अपने अगले सेक्शन की ओर। यहां से जितने भी शॉर्टकट आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कॉमन एरर्स मैसेज फ्रॉम अ ब्राउजर। कभी कभी ब्राउजर पे जब कुछ भी आप सर्च करते हो तो आपको एरर आती है, तो यहां से चांसेस बन सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया इस सेक्शन से, लेकिन हमें लग रहा है हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो भी चीजों को आपको इंक्लूड करा दिया। अगर देखो सर्च करते जाए, अगर 52 एरर आ जाती है, इसका मतलब रन टाइम एरर है। 400 आता है यानी कि बैड फाइल रिक्वेस्ट है। 401 अनऑथराइज्ड हो रहा है, यानी कि आप वो जो है पूरे तरीके से सिक्योर है, आप उसको अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना चाहते हो। 404 बहुत आता है, फाइल नॉट फाइंड। सपोज दैट आपने कोई फाइल सर्च की और उससे रिलेटेड कोई फाइल नहीं मिली, तो एरर आपको क्या दिखा देगा?
404 दिखा देगा। इंटरनल एरर 500 पे आता है। सर्विस टेम्परेरी ओवरलोड 502 दिखाता है। सर्विस अनअवेलेबल 503 दिखाना है। बस एक बार आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन इससे पूछ ले, ठीक है। कुछ इस तरीके की एरर आते हैं, बैड फाइल रिक्वेस्ट हो गई, अनएबल टू लोकेट हो गया, एरर ऑन पेज हो गई, स्क्रिप्ट इमेज रन टाइम एरर हो गया। तो तमाम तरीके की जो एरर्स हैं वो इस पर आती हैं। लिस्ट आपके सामने है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। एक टॉपिक आपको मिलता है ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बता भी दिया था, देख लेते हैं। दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर मैनेज बाय द इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस, यानी कि किसी भी सर्टेन टॉपिक पर कोई भी एक आर्टिकल टाइप जब आप लिखते हो तो वो हो जाता है आपका ब्लॉग। अब ब्लॉग किस टॉपिक पर हो सकता है? फैशन पे हो सकता है, स्पोर्ट में हो सकता है, ठीक है, साइंस में हो सकता है, कुछ भी टॉपिक पर हो सकता है। एक छोटा सा आर्टिकल जब भी किसी आप वेबसाइट पर ऐड ऑन करते हो, दैट वन इज ब्लॉग, ठीक है। अब देखिए चैट पूछा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछ लिया जाता है, और ई बैंकिंग जो है ये भी आपसे पूछा गया है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए भाई, तो हम चैट की अगर मैं बात करूं तो चैट क्या है? चैटिंग रेफर्स टू द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डन विद हेल्प ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की मदद से जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, दैट वन इज चैट। व्हाट्सएप पर आप एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, चैटिंग है। ईमेल पर एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, चैटिंग कहा जा सकता है। टेलीग्राम पर मैसेज करते हो, चैटिंग है, ठीक है। वी चैट हो गया, तमाम तरीके के एप्लीकेशन आ गए हैं। फेसबुक पर भी आप वहां पर चैटिंग करते हो, एक चैट वाला सेक्शन अलग से होता है, जो वो चैटिंग है। फेसबुक जो क्या है वो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। चैट आ गई आपको समझ में? आप के कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, ये भी तो चैटिंग है, ठीक है। चलो, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चैटिंग देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है, मैंने जैसे ही मैसेज भेजा तुरंत आपका रिप्लाई आया, मैं इंस्टेंट हो गया। इंटरनेट रिले चैट IRC, ठीक है ना। इंटरनेट का मदद करते हुए रियल टाइम में जो भी चैटिंग होती है इंटरनेट रिले चैट होती है। वॉइस चैटिंग हो सकती है, वीडियो चैटिंग हो सकती है, मैंने आपको चीजों को बता दिया। चैटिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जरा देखिए। हो सकता है इससे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैटिंग प्लेटफॉर्म। याहू मैसेंजर हो गया, गूगल टॉक हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, हाइक, ये सब चैटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, याद रखिएगा। सर PDF ओपन नहीं हो रही। अरे महाराज गौरव जी, जितने भी लोग इस सब चीजों के डाउट को लेकर परेशान हैं, मैंने टीम को भेज दिया है। पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ इश्यू हुआ है, इस वजह से वो ओपन नहीं हो रही। जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्शन देखो, कुछ पॉइंट है उनको भी क्लियर करना है। इनक्रिप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजते हो तो वो एक जब सर्वर पर पहुंचती है तो सर्वर उसको तुरंत क्या करता है? इनक्रिप्ट कर देता है। और इनक्रिप्ट करते, यानी कि इनक्रिप्ट बीच रास्ते में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि बीच रास्ते में बैठे होते हैं बिचौलिए। कौन बैठे होते हैं? बिचौलिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं किया गया तो हो सकता है आपके यहां से यानी कि डेटा पैकेट को चुरा लिया जाए और आपकी हो सकता है बहुत ही सिक्योर इंफॉर्मेशन हो, वो क्या हो जाए? लीक हो जाए। तो इस वजह से इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना जिससे कि कोई दूसरा समझ ना पाए, इनक्रिप्टिंग कहलाता है। और वही कोड वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, वो डिक्रिप्टिंग कहलाता है। इनक्रिप्शन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू सीक्रेट कोड दैट हाइड्स द इंफॉर्मेशन ट्रू मीनिंग, यानी कि जो उसका सच्चा मीनिंग होता है उसको क्या कर देता है? छुपा देता है। डिक्रिप्शन जो है इसका अपोजिट है, ये जो कोडेड लैंग्वेज थी उसको वापस पुनः अपने ओरिजिनल रूप में ले आता है, दैट वन इज डिक्रिप्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? यानी कि इंटरनेट की मदद से जब तमाम तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं वीडियो के फॉर्म में, दैट वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिंपल है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जैसे गूगल मीट हो गया, स्टारलीप हो गया, गो टू मीटिंग हो गया, स्काइप हो गया आपका,
जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग हो गया, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल नेटवर्किंग क्या है? द वे ऑफ कनेक्टिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड एट वन प्लेस टू शेयर देयर व्यूज एंड आइडियाज थ्रू इंटरनेट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पूरे विश्व में एक जगह से दूसरे तक इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इंटरनेट पर, दैट वन इज सोशल नेटवर्किंग। ये सोशल इश्यूज को अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म देखो भाई, फेसबुक है, तमाम तरीके से आपको इधर से उधर की दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा। ऑर्कट हो गया, ट्विटर का नाम अब क्या हो गया, एक्स हो गया, इसको ट्विटर लिखना गलत है। गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, बैडू हो गया, मीटअप हो गया, निंज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हमारा एक नया सेक्शन शुरू होता है, ई बैंकिंग। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में। तो यहां तक सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। फेसबुक बहुत ही पॉपुलर है, हाँ भाई, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। आपका यूट्यूब भी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे सभी। इतना पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ई बैंकिंग वाला सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट क्यों, ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल 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 सर जी, क्लियर है, ठीक, ओके। अब देखो ई बैंकिंग बेसिकली है क्या? जब आप पैसे का लेन देन ए पर्सन को बी पर्सन को भेजने हैं, इसके माध्यम से ऑनलाइन, ठीक है। आपके दोस्त ने पैसे मांगे, आपने खट से निकाला अपना मोबाइल, पेटीएम से तुरंत उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये क्या है, ई बैंकिंग ही तो है। बात समझ रहे हो? यानी कि पैसे का लेन देन एक नेटवर्क के साथ जुड़कर ऑनलाइन किया जाए, दैट वन इज ई बैंकिंग। द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट फैसिलिटी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिफर्स टू। कोई भी बिल पे कर सकते हो, किसी चैरिटी में डोनेट कर सकते हो, किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी है ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर पैसों को इधर उधर करना, दैट वन इज ई बैंकिंग। बिल्कुल, यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप पैसे का लेन देन कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ ई बैंकिंग क्या हो सकती है? मोबाइल या फिर इंटरनेट के साथ आप पैसे भेज सकते हो इधर से उधर। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो। आप एटीएम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, एटीएम भी एक तरीके क्या ई बैंकिंग है, ठीक है। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, जब आप पैसे निकालते हो तुरंत क्या होता है, एटीएम के थ्रू आप पैसे भी भेज भी सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो ई बैंकिंग टाइप में ही आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई क्या है जरा देख लेते हैं। EDI is a technology that is restricted to business transactions. EDI has succeeded in making transactions across business paperless and seamless. एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जो किसी भी बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांजेक्शन करने के लिए, और जितने भी ट्रांजेक्शन इसके होते हैं वो बिल्कुल पेपरलेस, सीमलेसली, यानी कि बिना किसी रुकावट के इस प्रोसेस का यूज करते हुए पैसे का लेन देन किया जा सकता है। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे का ट्रांसफर जो है एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर किया जाए, EFT है। अब देखो ये तीन टर्म आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, एक तो NEFT, RTGS, IMPS। कमेंट में जल्दी से इनके तीनों के तीनों फुल फॉर्म बता दो, जल्दी से तीनों के फुल फॉर्म बता दो, जल्दी से तीनों के फुल फॉर्म बताओ। NEFT का फुल फॉर्म क्या है भाई? देखो भाई, अगर मैं NEFT के फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS की अगर मैं बात करूं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। वहीं अगर मैं RTGS की बात करूं तो रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। इसके फुल फॉर्म जो है हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए, ठीक है, जीएस का भी पार्ट बनेगा, लेकिन ई बैंकिंग है तो आपको पढ़ाना जरूरी है। फर्क क्या है दोनों में जरा देख लेते हैं। अगर एनईएफटी से पैसे भेजते हो तो मिनिमम 1 रुपए तक भेज सकते हो, अगर आरटीजीएस करते हो तो मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये नियम जो है वेरी करते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए थोड़ा सा एड ऑन किया है। पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। आईएमपीएस जो है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। सेटलमेंट कैसा होता है, हाफरली बेसिस होता है, रियल टाइम होता है, यानी जिस टाइम पे भेजोगे उसी टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं होता है। लेकिन आईएमपीएस में कोई बैंकिंग जो है अपनी चार्जेस लगाती है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस बताने का तरीका था। आपको ये भी जानना चाहिए यूपीआई जो है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भाई अगर मैं भीम की बात करूं तो भारत इंटरफेस फॉर मनी हो गया। भाई अगर मैं एनपीसीआई की बात करूं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यूपीआई आपको पढ़ना पड़ेगा, भीम आपको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। एनपीसीआई, इनके फुल फॉर्म्स जो है आपसे हो सकता है पूछ लिए जाए। तो ई बैंकिंग में हम लोगों ने इसका पार्ट को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। मैंने आपके पास ऑडियो के फॉर्म में अपने मैसेज को बोला, आपके पास तक पहुंच गया, तो ये डेटा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक किस माध्यम से भेजा जाए, ठीक है, वायरलेसली भेजा जा रहा है या वायरली भेजा जा रहा है, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट वन इज डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो भाई, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए। अगर आप कुछ भी भेज रहे हो, यानी कि मैसेज तो होना बहुत जरूरी है। मैसेज जब अगर आप होगा आपके पास, तो उस मैसेज को एक भेजने वाला भी होगा, तो दैट वन इज सेंडर, ठीक है। एक कंपोनेंट इसमें भी चाहिए सेंडर में। अब उस मैसेज को जब किसी ने भेजा है तो उसको रिसीव करने के लिए भी कोई एक चाहिए। अब ये मैसेज जो है वो किस माध्यम से जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। और इसको सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा था टीसीपी/आईपी, जो एक सेट ऑफ रूल्स ही तो है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की इसकी बात कर रहा था, यानी कि कोई भी अगर मैसेज है किसी भी सेंडर या रिसीवर के पास, किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सारा का सारा क्या होगा, ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन। तो इसमें जो पहला टाइप है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें पहला टाइप है आपका सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें एक ही साइड से, यानी कि कोई ए पर्सन है, वो अपनी साइड से ही दूसरे को मैसेज भेज सकता है। ये वाला इसके पास मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है सिंपलेक्स। वन वे कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा। कैसा कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है सिंपलेक्स में, यानी कि, या फिर बोले तो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि अगर जो भी रिसीवर होता है वो सिर्फ कम्युनिकेशन, जो भी ये डेटा है उसको रिसीव तो कर लेगा लेकिन भेज नहीं पाएगा। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है वो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका टेलीविजन है, जो आपका टेलीविजन है, सैटेलाइट के माध्यम से प्रोग्राम यहां पर प्रसारित किए जा रहे हैं, रिसीवर उसको रिसीव करके देख रहा है। क्या रिसीवर अपनी इंफॉर्मेशन इसके पास भेज सकता है? कभी नहीं भेज सकता।
तो ऐसा जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है। देख रहे होंगे यहां पर कि ए ने इसने सिर्फ इसको भेजा, इसने इसको नहीं भेज पाया, जो डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसा मेड ऑफ कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स होता है। भाई हाफ डुप्लेक्स की अगर मैं बात करूं, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन और बाई डायरेक्शनल इन विद बोथ डेटा रिसीव्स कैन रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। इंपॉर्टेंट लाइन यही है। यानी कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, कोई ए पर्सन बी पर्सन को मैसेज भेज पाएगा और बी पर्सन ए को भी भेज पाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी यानी कि वॉकी टॉकी में आप देखते हो, जब ए ने अपनी इंफॉर्मेशन को इधर भेजा तो ऐसा नहीं है कि उसी दौरान बी भी भेज, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेगा तब बी जो है वो इसके पास भेजेगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो वॉकी टॉकी होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये मान लो सेंड किया इसने, ठीक है, और इसने देखो ये करते हुए इसने रिसीव कर लिया। अगर मान लो इसने भेजा तो पर्टिकुलर टाइम पर इसने रिसीव कर लिया। तो वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स हो गया। वहीं अगर मैं फुल डुप्लेक्स की बात करूं, सेम टाइम पर ए और बी दोनों भेज रहे हैं, और तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर आप चाहो तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के साथ बातें कर सकते हो। दैट वन इज वाई डायरेक्शनल which both the devices can send and receive data at the same time। ये बात याद रखिएगा, सेम टाइम पर दोनों के दोनों यानी कि सेंडर और रिसीवर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दैट वन इज फुल डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी समझने के लिए 11-11 सीरीज। अच्छा चलो भाई, फुल डुप्लेक्स देख पा रहे होगे, सेम टाइम पर दोनों ही जो है बात कर पाए, दैट वन इज फुल डुप्लेक्स। आगे आता है आपका अपलोड एंड डाउनलोड। ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, तो अपलोड और डाउनलोड को भी हम लोग जान लेंगे। देखिए भाई अपलोड क्या है। अगर मैं अपलोड की बात करूं तो जब भी आपकी कोई भी फाइल, अब वो फाइल ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, यानी कि जब आपकी फाइल ट्रांसफर होती है ओवर द इंटरनेट, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये क्लास जो है वो अभी क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। और प्राइवेट होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है उसका एक बैकएंड पोर्टल है जहां से हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। यानी कि जब हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे कहां पर, ओवर द इंटरनेट, तभी उस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे। यानी कि किसी भी फाइल को ट्रांसफर करना कंप्यूटर से इंटरनेट पर कहलाता है अपलोडिंग। ध्यान रखिएगा, फिगर से आप आसानी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपके सिस्टम से, ठीक है, आपके कंप्यूटर से कोई भी फाइल जो है वो कहां जा रही है, इंटरनेट पर अपलोडिंग है। उसी का जस्ट उल्टा कि अगर आप नेट से यानी कि किसी भी वेबसाइट से अपने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो, दैट वन इज ऑडियो वीडियो कुछ भी है, अगर आपने अपने सिस्टम में सेव किया यानी कि डाउनलोड किया, तो वो क्या है, डाउनलोडिंग है। ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। आ गई बात समझ में। चलिए भाई, स्कूल में कंप्यूटर लैब में से बच्चों को माउस की स्क्रॉल करने वाली, अच्छा चलो भैया, अब हमारा आता है क्विज टाइम। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया, बहुत सारे टॉपिक्स को समझा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों ने, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा रहने वाला है क्विज टाइम, यानी कि सभी को क्या हो जाना है, सावधान, वी अलर्ट। स्कोर बोर्ड आपका कनेक्ट तैयार कर लीजिए अपना, आपको डेली ध्यान देना रहता है ना।
स्कोर बोर्ड तैयार कर लीजिए। अरे भाई क्वेश्चन तो करके जाओ, बिना इसके कैसे लेक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, खाना खा लिया, खाने के बाद मीठा तो होना ही चाहिए। ठीक, चलो भाई आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ सभी। कह रहा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टैब इन अ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पर अगर आपको नई टैब खोलनी है तो उसके लिए ऑप्शन होगा Ctrl+T। Ctrl+T जो है एक नई टैब खोलने का काम करता है। वहीं अगर मैं बात करूं Ctrl+K की, तो ये क्या करेगा, टू टॉगल जो आपके क्रोम ब्राउजर पर जो सर्च बार होती है उस पे आपको ले जाके रख देगा। कौन, Ctrl+K करने पर। कैसे, जरा देखो। अगर मैंने इस ब्राउजर को ओपन किया था, मैंने Ctrl+K दबाया, देखो ये सर्च बार पर आया कि नहीं आया यहां पर। ठीक है, मैंने फिर से Ctrl+K किया, देखो ये सर्च बार पर यहां आ गया। तो सर्च बार पर डायरेक्टली ले जाने के लिए Ctrl+K का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं Ctrl+N की बात करूं तो ओपन न्यू विंडो, ओपन अ न्यू विंडो। वहीं मैं Ctrl+S की बात करूं तो सेव अ करंट पेज। ठीक है, करंट पेज को सेव करना है तो Ctrl+S का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात आई समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर जो है वो क्रिएट या बनाया गया है। ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया, ब्रेव हो गया। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका है। 2015 में इन्होंने इसको ऐड ऑन किया था। वहीं ओपेरा की बात करूं तो ये 1995 में आया था। ठीक है, कंपनी थी ओपेरा सॉफ्टवेयर नाम की, उसने इसको बनाया था। ठीक है, वहीं अगर मैं क्रोम की बात करूं तो ये गूगल का है वेब ब्राउजर। ये किसका वेब ब्राउजर है, गूगल का वेब ब्राउजर। ठीक, गूगल कंपनी है उसका वेब ब्राउजर है। ठीक, ये आया था 2008 में। कब आया था, 2008 में। कमेंट में जरा गूगल का फुल फॉर्म लिख दो, कमेंट में गूगल का फुल फॉर्म लिखेंगे सभी। ठीक है, वहीं अगर मैं ब्रेव की बात करूं तो ब्रेव जो है वो 2016 में आया था और ये ब्रेव कंपनी के द्वारा, यानी कि ब्रेव सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी है, उसने इसको लॉन्च किया था ब्रेव को। आ गई चीजें समझ में। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3, वाइल डैश डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू द। आप देखो शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग बताया था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट या इंटरनेट टू कंप्यूटर, तो भी अपलोडिंग डाउनलोडिंग थी। अब ये कह रहा है कि कस्टमर से, कस्टमर की जो मशीन है, मशीन बोले तो कंप्यूटर, कहां पर सेव करना है, सर्वर में सेव करना है, यानी कि इंटरनेट पर सेव करना है। जब नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है तो क्या होगी, अपलोडिंग होगी। क्या होगी, अपलोडिंग होगी, ध्यान रखना। अब जब कोई ऊपर से चीज डाउनलोड होकर नीचे आ रही होगी तो वो क्या होगी, डाउनलोड होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे सभी। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज। करंट पेज के अगर आपको रीलोड करना है तो क्या आंसर होना चाहिए भाई। मैंने बताया था आपको F5 जो है वो
रिफ्रेश के लिए या फिर रीलोड करने के लिए, और इसी का दूसरा भी होता है कंट्रोल प्लस आर। अगर आप कंट्रोल प्लस आर भी कर दोगे तो भी ये क्या करेगा, रीलोड कर देगा। ठीक है। F7 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं F7 की बात करूं तो ये क्या करेगा, यानी कि जो आपका पेज खुला हुआ होगा तो आप उसमें टेक्स्ट के थ्रू नेविगेट कर पाओगे F7 को ऑन करने से। यानी कि F7 प्रेस करोगे तो ये क्या कर देगा, टर्न्स ऑन ठीक है। जरा देखो मैं F7 करके दिखाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो मैंने F7 को प्रेस किया, मैंने F7 को प्रेस किया, टर्न ऑन कर लिया। अब मैंने देखो कर्सर को अब मैं एरो की को दबा रहा हूं, तो देखो जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो देखो बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में चीजें जो है वो मूव हो रही हैं। देखो कर्सर अभी कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो F7 प्रेस करने से एक ये ऐसा मोड चालू कर देता है जिसको कहते हैं कैरेट ब्राउजिंग मोड। ठीक है, आई बात समझ में। तो F7 तो ये हो गया। अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 सभी जानते हैं किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। वहीं अगर मैं F3 की बात करूं तो F3 जो है क्या करेगा, ओपन अ सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स को ओपन कर देगा F3। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे, जल्दी से दबाएंगे। बट विच इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर बनाया गया है। तो एप्पल के द्वारा बनाया हुआ कौन सा है, सफारी है, ऑप्शन नंबर ए। फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउजर है, क्रोम भी है, एज भी है। एज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है, क्रोम किसका है, गूगल फायरफॉक्स यानी कि मोजिला फायरफॉक्स वालों का है। क्वेश्चन नंबर 6, इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। किसी भी वेब ब्राउजर पर अगर आप वेब पेजेस को देख पा रहे हैं तो किसकी मदद से, क्या सर्वर की मदद से, बिल्कुल नहीं। क्या रेंडरिंग इंजन की वजह से, बिल्कुल। रेंडरिंग इंजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेब पेजेस को ओपन शो करना, पेज इंजन कोई ऐसा इंजन नहीं होता है। सर्च इंजन आप जानते हो, सर्च इंजन क्या था, इट इज ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच बाय एंटरिंग एनी स्पेसिफिक कीवर्ड रिलेवेंट कीवर्ड आपको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शो कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। बुकमार्क को एड ऑन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एन तो किसके लिए होता है, न्यू विंडो को ओपन करने के लिए। न्यू विंडो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। वहीं कंट्रोल आई से क्या होता है, वहीं कंट्रोल आई से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बी क्या करता है, बोल्ड कर देता है। वेब ब्राउजर में नहीं, अगर मैं इटैलिक की बात करूं तो ये कर देता है, कंट्रोल प्लस आई जो है वो इटैलिक, लेकिन वेब ब्राउजर में ऐसा कुछ नहीं करता है। कंट्रोल डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बुक मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात करूं, विच शॉर्टकट यूज टू किल फुल स्क्रीन मोड, कहां गया F11। फुल स्क्रीन मोड करना है, किसको दबाना है, F11 को दबाना है। F5 किसके लिए था, रीलोड के लिए था। रीलोड बोल लो या फिर रिफ्रेश बोल लो। ठीक है, रीलोड बोल लो या फिर रिफ्रेश बोल लो। F10 क्या करेगा भाई, ओपन कर देगा, ओपन अ मेन्यू बार। कौन सा मेन्यू बार, जरा देख लो, जरा देख लो कौन सा मेन्यू बार। देखो भाई, मैंने कहा F10 प्रेस करो, मैंने F10 प्रेस किया। देखो आपको ये जो 3 डॉट है ना, यही ओपन हो जाता है, इसी को बोलते हैं आप अपना मेन्यू बार। ठीक है, चलो भाई, ओके 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 ओके, ठीक। आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
सर्वर एक्ट्स एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स accessible to the software developer through an API defined by the platform itself. क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देंगे, कह रहा एप्लीकेशन सर्वर, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो एक्ट करता है सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन एपीआई डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ठीक बात आई। मेल, तो मेल जो है वो आप अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेल के बारे में। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या था, फाइल को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए। डेटाबेस आप जानते हो जहां पर डेटा को एक व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया जाता है, दैट वन इज डेटाबेस। क्वेश्चन 10 जल्दी से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो। मैंने आपको बताया था, जब मैं वेब ब्राउजर बताया था मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो जो लिंक्स है ये क्या करता है, ये ऐसा वेब ब्राउजर है जो टेक्स्ट के फॉर्म में लाइन बाई लाइन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट, सॉरी देखो फर्स्ट ब्राउजर की पूछे, ये तो बाद में आया था, ये बाद में आया था, काम ये भी ऐसा ही करता था, लेकिन क्या कर रहा है, ये पहले पूछा है विच वन ऑफ द इज फर्स्ट वेब ब्राउजर। देखो ये मैंने देखा ही नहीं, फर्स्ट वेब ब्राउजर पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मोज़ैक। क्या होगा, मोज़ैक होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10th का बी पार्ट होगा मोज़ैक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का एग्जांपल नहीं है, ओपेरा है, क्रोम भी है, एप्पल सफारी भी, लेकिन फेसबुक जो है वो क्या है, फेसबुक नहीं है, यानी कि यही सही आंसर। फेसबुक जो है वो क्या है, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है, या सोशल प्लेटफॉर्म लिखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिखो, सॉफ्टवेयर नहीं, क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सर्च इंजन का क्या पर्पज होता है, टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। क्या ऐसा करते हो क्या, बिल्कुल नहीं। टू सर्च एंड रिट्रीव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, बिल्कुल सही बात है, सर्च करता है पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को। टू प्रोवाइड फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड, गलत बात। टू नेटवर्क विद पीपल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गलत बात। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। जल्दी से बताओ 13 का आंसर क्या होगा। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, हिमांशु, सूरज, आर के यादव, ईशान, प्रेम गेमर्स, तंद्रिमा, पारोल, रश्मि। चलो भाई सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, देखो आंसर दिया करो तो 13 लगा के, क्वेश्चन नंबर लगा के, डैश लगा के ऑप्शन दे दिया करो, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी जानने में। जैसा कि सुरभि चतुर्वेदी दे रहे हैं 12 का 2 नंबर। ठीक है, 12 का 2 नंबर सही था। 13 का बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोएस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है, इंटरनेट सर्विस है सबसे स्लोएस्ट। तो सबसे स्लोएस्ट कौन सी है, डायल अप है, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर 1 सबसे स्लोएस्ट कौन है, डायल अप है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इंप्लीमेंट द ओमनीबॉक्स, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था जिसने ओमनीबॉक्स इंप्लीमेंट किया था, तो आंसर होगा आपका गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो उसका सही जवाब। अब ओमनीबॉक्स जान लेते हैं होपली होता क्या है। तो ओमनीबॉक्स बेसिकली कुछ नहीं, एक टाइप का यूआरएल बॉक्स होता है that combines the functions of both the addresses bar and search bar। सर्च बॉक्स जो आपका एड्रेस बार होता है और जो सर्च बॉक्स होता है उनको दोनों को ही कंबाइन करके बना देता है, तो वो बनता है आपका ओमनी बॉक्स। काम क्या करता है, इट इज इफ अ यूजर इंटर्स द यूआरएल ऑफ अ साइट प्रीवियसली सर्च्ड फ्रॉम क्रोम अलाउज प्रेसिंग टैब टू सर्च द साइट अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द ओमनी बॉक्स। यानी कि किसी यूजर ने पर्टिकुलर वेबसाइट को एंटर किया, ठीक है ना, तो ओमनी बॉक्स की मदद से अगर वो बैक भी आ जाता है तो ओमनी बॉक्स की मदद से वो यूआरएल उस पर सेव हो जाएगा और वहां से वो डायरेक्टली उस पर सर्च करके एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इफ अ यूजर टाइप्स कीवर्ड ऑन द ओमनी बॉक्स दैट डिडंट मैच
एनी प्रीवियसली विजिटेड वेबसाइट्स प्रेस एंटर क्रोम विल कंडक्ट द सर्च यूजिंग द डिफॉल्ट सर्च इंजन। अगर ओमनीबॉक्स में कोई भी वेबसाइट उसने सर्च की थी, पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप ओमनीबॉक्स में डालोगे, अगर आपने सर्च किया होगा तो आ जाएगा, नहीं किया होगा तो वो फिर किससे सर्च करेगा, सर्च इंजन से सर्च करके आपको रिप्रेजेंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर www। www के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई। सर कान से खून निकलने लगा, अब कान से खून निकलने लगा तो कान बंद कर लो, ठीक है। चलो आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? www पर जब आप भी सर्फिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल का यूज होता है दैट वन इज HTTP। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। W3C का फुल फॉर्म क्या होगा? W3C का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। FTP का क्या होता है ये भी बताएंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट द्वारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है? TCP/IP। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। और होम पेज पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? Alt+Home। ऑल्ट के साथ अगर आप होम प्रेस करोगे तो आप होम पेज पर पहुंच जाओगे। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। बिल्कुल सभी का सही जवाब था। 17 का ए भी जवाब आ गया, असोल्टर का, श्रुति का। तो फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। अगला देखिए भाई, कह रहा वर्ड दैट लुक्स अंडरलाइन ऑन अ वेब पेज। इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी साइट पर जाते हो तो अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, सपोज दैट ABCD लिखा है, या कि फिर लिखा है परमार academy.in, और अगर उसके नीचे लाइन है, ठीक है ना, अगर उसके नीचे अंडरलाइन है तो समझ जाना वो फिर क्या है? आपकी एक लिंक है। किसी पेज पर पहुंचाने के लिए क्या है? वो लिंक है, यानी कि अ लिंक टू अनदर। किसी दूसरे पेज को ओपन करने के लिए वो क्या है? लिंक लगी हुई है उस पर, ठीक है, और उसी को बोला जाता है हाइपरलिंक। अगर किसी को याद हो तो MS वर्ड में टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? Ctrl+, जल्दी से बताओ। अगर MS वर्ड किसी ने पढ़ा है तो हाइपरलिंक लगाने के लिए किसी टेक्स्ट पर, अगर मान लो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, अगर उसको हाइपरलिंक कर दोगे तो उसके नीचे क्या बन के आ जाएगी? लाइन बन के आ जाएगी। इसका मतलब वो क्या है? एक लिंक है। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+H नहीं होता है भाई। हिमांशु भारद्वाज, गलत बात। Ctrl+K सही। आप देखो पहले गलत बताया, अब सही बता दिया। देव सिंह ने सही बताया, असोल्टर, ठीक है। हाइपरलिंक लगाने के लिए Ctrl+K होता है। जब हम MS ऑफिस पढ़ेंगे सारी चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। द फीचर दैट फिल्स अप फॉर्म्स ऑटोमेटिकली विद प्रीसेट वैल्यूज। जैसे आपने कोई भी फॉर्म भर रहे हो, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी वेब पेज पर अगर आपकी एंट्री मांगी जा रही है, आप भर रहे हो, और भरते भरते क्या हो गया कि वो पेज रिफ्रेश हो गया या फिर रीलोड हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा आपने भरा, तो एक ऑटोफिल की जो ऑटोफिल एक नाम का फीचर होता है जिसमें आप दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को जब आप भरने जाओगे, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, तो आपने कभी देखा भी होगा भरते समय कि वो इंफॉर्मेशन पहले से लिखी हुई रहती है, बस आपको सिंपली क्या सेलेक्ट करना होता है। तो ऐसे फीचर को कहते हैं आप ऑटोफिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 20। अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। फाइल का ट्रांसफर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में FTP होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है भाई। 21 पे आएंगे। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को इस प्रकार ढूंढता है, यानी कि होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। देखो नेटवर्क पर हर एक डिवाइस का अपना क्या होता है? IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस इसीलिए बनाया गया ताकि आसानी से
एक एक डिवाइस से किससे कनेक्ट हुआ, किस वेबसाइट पर कनेक्ट हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की, वो सब कुछ पता चलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अब आपको एक टर्म बता दूं, एक टर्म है आपका होस्ट और एक टर्म होता है आपका क्लाइंट। ठीक है ना, क्लाइंट हो गए आप खुद, ठीक है, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी पीपल हो सकता है। लेकिन होस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक ये, इसको आप डेटा सर्वर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डेटा सर्वर बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि होस्ट से कनेक्ट होने के बाद ही उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाते हो। और होस्ट क्या है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। होस्ट जो है वो किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ द इंटरनेट अलाउज यूजर्स टू टॉक थ्रू द इंटरनेट ऑन एनी पीसी रिसीविंग कॉल्स। तो जब किसी भी इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटरनेट टेलीफोनी होता है। न्यूज ग्रुप कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वार्तालाप होता है। इंटरनेट रिले चैट, रियल टाइम में चैटिंग होती है, मैसेजिंग, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा सकता है। तो इंटरनेट टेलीफोनी हो गया ऑप्शन नंबर 22। क्या है इंटरनेट टेलीफोनी, यार देख लो। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज वॉइस कॉल्स एंड अदर टेलीफोनिक सर्विसेज लाइक फैक्स, एसएमएस and other voice messaging applications to be transmitted using a internet as a connecting medium। तो क्या होगी ये, इंटरनेट टेलीफोनी कहलाएगी। यानी कि इंटरनेट पर एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें वॉइस कॉल्स के साथ साथ फैक्स है, एसएमएस है, ये सारी मैसेज कर पाते हो। दैट वन इज इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस प्रकार की, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन। तो केबल और फोन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा, सैटेलाइट होगा। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फिर कह रहा है द टैब शोज ऑल द वेबसाइट पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर। यानी कि एक ऐसी टैब जो बताती है हमारे बारे में कि हमने रिसेंट में कौन सा पेज विजिट किया, तो वो किस में रिकॉर्ड होता रहता है, हिस्ट्री टैब में रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर पहला। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, भाई शुरुआत हुई थी, इन्वेंट किया था 1989 में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं की बात हो रही, देखो गूगल तो है, अब ये साइट का नाम दे दिया, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, सर्च इंजन ही है। एक तरीके से क्या है ये, एक तरीके से सर्च इंजन ही है गूगल। ठीक, ये भी है भाई, बिंज भी है, याहू भी है, लेकिन ये पता नहीं किसका नाम दे दिया। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल के पते का आकार क्या है, यानी कि कितना बिट का है। तो वन जो आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही जानना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सर्विस सेवा नहीं है। ई सर्विस यानी कि एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई लर्निंग या इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी बताओ भाई। ई इलेक्ट्रिसिटी को ई सेवा वाली बात तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ई लर्निंग, आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हो। ई कॉमर्स आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। एम कॉमर्स कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेट पर डैश का प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के। ऑन द इंटरनेट इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूआरएल्स टू आईपी एड्रेसेस। तो क्या काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस। डीएनएस जो है वो जितने भी यूआरएल्स हैं उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब जल्दी से बताएंगे सभी लोग अपना अपना स्कोर, ठीक है, अपना अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करेंगे। और कैसी रही आज की क्लास, ठीक है, कैसी रही आज की क्लास।
ठीक, ट्वेंटी नाइन का सी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सी, नाइस क्लास सर, थैंक यू सर, 29.3, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करेंगे आपने बहुत अच्छा स्कोर गेन अप किया होगा। देखो, जो जो क्लासेस कराई जा रही हैं इत्मीनान से करते जाना और पिछली क्लासेस का रिवीजन भी करते जाना। अब देखो, अब अगर हम अपनी आगे की प्लानिंग आपको बताएं तो आगे की प्लानिंग में हमारी एक क्लास इस यूनिट की और होनी, जो होगी हमारी ईमेल पर। हो सकता है आपको कल ही वो क्लास देखने को मिले, ठीक है। ईमेल पर एक सेपरेट क्लास होती है जहां पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में ईमेल से, क्लियर है। और उसके बाद में हमारा चौथी यूनिट जो है, यूनिट नंबर 4 में नेटवर्किंग डिवाइसेस और प्रोटेक्शन ओवर द इंटरनेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 से हो सकता है हमारी 2 क्लासेस बनेंगी, तो वहां से उसको खबर करें, खत्म करेंगे। तो यानी कि 3 क्लासेस ये हो गई, ठीक है। और फिर हमारा बढ़ेगा लास्ट में सिर्फ MS ऑफिस, जो हम उम्मीद करेंगे 10 नवंबर से पहले पहले पूरा खत्म किया जा सके, ठीक है। 10 नवंबर से पहले पहले हम पूरा कोर्स जो है वो आपका खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और भरपूर कोशिश खत्म ऐसे नहीं कर दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ उतना ही रिलेवेंट कंटेंट दिया जाएगा आपको जितना आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इंटरनेट में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, इसमें टोपोलॉजीज वगैरह भी होती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी होता है, लैन वैन ये सब वगैरह, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं दिए गए और ना ही क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा व्यू के लिए अगली क्लास में हम लोग करा देंगे। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, मेरा मकसद सिर्फ यही है आपको उतना ही दिया जाए जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। क्या ईमेल भी एक हाइपरलिंक है? ब्लू लाइन दिखाता, अरे नहीं भाई ठीक है, ईमेल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान एक ऐसी सर्विस है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसी तरीके से आपकी एक ऐसी सर्विस है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो एक दूसरे के साथ। अब वो ईमेल हाइपरलिंक क्यों? देखो, हाइपरलिंक आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे आपने सर्च किया जीमेल, देखो मैं करके ही दिखाता हूं आपको। आपने सर्च किया जीमेल, ठीक है। अभी देखो ब्लू कलर में जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर को लेके आए, इस प्रोसेस को कहा जाता है होवरिंग। याद करिए, नोट करिएगा, जब भी किसी भी कर्सर को किसी हाइपरलिंक के ऊपर लेके आया तो ये इसको बोलते हैं होवरिंग। और ये तुरंत हाथ जैसा सिंबल दिखाने लगा, इसका मतलब इस पर हाइपरलिंक लगी है, यानी कि जो जीमेल टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर एक लिंक लगी है, जिस पर क्लिक करते ही ये जीमेल के वेब पेज पर ले जाएगा। देखो, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये जीमेल के वेब पेज पर आपको ले आएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ, हम लोग थे यहां पर, ठीक है। तो सारी की सारी चीजों को हमने कर लिया कवर। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है भाई, ठीक है, अपनी अपनी सेहत का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारी सेहत जो है आज थोड़ा गड़बड़ सी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा रिकवर हुआ, ठीक है। तो चीजें प्रॉपर तरीके से हो पा रही हैं। सर इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? इसकी पीडीएफ जो है भाई टेलीग्राम पे पहुंचती है, ठीक है ना। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी ईमेल टॉपिक पर। जिन जिन लोगों ने ईमेल में दिक्कत होती है, कैसे ईमेल पढ़ा जाए, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। वहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपकी हर एक शिफ्ट में, तो सारे क्वेश्चन वहां पर कवर अप कर लेंगे, सारा टेक्स्ट कंप्लीट तैयार कर लेंगे। और हो सकता है ये क्लास आपको कल ही देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर कल नहीं होगी तो आपको परसों देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।